हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 7वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है महिला आश्रम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आश्रम का मतलब क्या होता है। आश्रम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम, बालिका आश्रम, महिला आश्रम इत्यादि। आश्रम में जो लोग रहने के लिए आते हैं वे अपनी व्यवस्था स्वयं करके आते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, यानी कि जिन लोगों को उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है वही लोग अक्सर आश्रम में आकर अपना आश्रय बनाते हैं। प्रस्तुत पाठ काका कालेलकर द्वारा लिखा गया है। यह एक पत्र है जो काका कालेलकर ने अपनी बेटी सरोज को लिखा है। काका कालेलकर का जन्म 1885 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1981 में हुई थी। काका कालेलकर एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, यानी पत्रकार, और साथ ही साथ वे एक शिक्षा शास्त्र और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है और अब तक इनकी लगभग 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा से लिखा गया है। यह पत्र कालेलकर जी ने अपनी पुत्री सरोज को लिखा है, जिसमें इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था एवं संचालन, यानी कि उसमें कैसे प्रबंध होंगे रहने के लिए और उसे कैसे चलाया जाना चाहिए, उसके नियम एवं वातावरण आदि के बारे में विस्तार से बताया है। और साथ ही साथ इस पत्र के माध्यम से उनके विचारों, प्राकृतिक प्रेम एवं सामाजिक लगाव के बारे में भी पता चलता है। अतः इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिला आश्रम में वही लोग आते हैं जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, तो ये लोग आश्रम में आते हैं। अब आश्रम जो है कि NGO की तरह होता है, जिसमें कुछ पैसे की आवश्यकता तो होगी उसे चलाने के लिए। तो हम जैसे लोगों को ऐसी जगह पे हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सके दान देना चाहिए, कपड़े, खाने पीने आदि की व्यवस्था करने में मदद करनी चाहिए। यह एक सामाजिक कार्य है, यानी कि एक सोशल वर्क है। चलिए पत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रिय सरोज, यानी प्यारी सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। यानी कि जो आश्रम बना रहे हैं उन्हें कालेलकर जी ने अपनी बहन से संबोधित किया है कि उन्हें हेल्प मिलेगी अगर मैं कुछ आइडियाज़ दूँ कि कैसे बनाना है। आश्रम का मतलब होता है होम, यानी कि घर। उसकी व्यवस्था या संचालन, संचालन का मतलब है कैसे उसे चलाना जाना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट। संचालन यानी कि मैनेजमेंट में किसी पुरुष का संबंध ना हो। अब जाहिर सी बात है, एक महिला आश्रम है तो इसमें किसी पुरुष का योगदान ना होना सही है। उस आश्रम का विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना, यानी जितना हो सके अपने आप से ही कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन कभी किसी से मांगने बिल्कुल नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने की, पीने की तथा कपड़े लत्ते, यानी कि ओढ़ना और पहनने, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि जो लोग ऐसी औरतों को छोड़ने के लिए आएंगे आश्रम में, उन्हें उनका खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना है। दाखिल यानी कि उसमें लेना नहीं है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। यानी कि सपोज़ किसी का व्यवहार किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उस केस में जो आश्रम वालों को, सामने वाले को 1 महीने का नोटिस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सोच समझ कर ये काम करना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। देखिए इसका बहुत ही गहरा मतलब है। इसका मतलब होता है कि आश्रम एक ऐसा घर होता है जहाँ पे सारे धर्म के लोग आकर रहते हैं। आश्रम के लोगों में एकता एवं भाईचारा होना चाहिए। तो एक दूसरे के कार्यों में अपना अपना सहयोग देना चाहिए। आश्रम में किसी के साथ भी जातीय धर्म का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें रहने वाले लोगों के जात पात को देखकर भेदभाव नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर काका कालेलकर कहते हैं कि आश्रम जो है उसमें कोई एक धर्म, कोई एक जाति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा।
आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ से पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। यानी देखिए, जो आश्रम होता है उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो हर किसी के खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस केस में जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो स्वयं कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जैसे कुछ सिलाई बुनाई ये सब करके स्वयं अपने लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और उन्हीं पैसों से वह आश्रम चलता है। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पढ़ाई तो या उद्योग यानी कोई भी बिजनेस छोटा मोटा, उसकी व्यवस्था पहले ना हो लेकिन बाद में तो होना ही चाहिए, सिखाया भी जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। कलह यानी कि झगड़े और कुड़न यानी कि बहुत खीज यानी इरिटेशन टाइप, तो ये सब से बिल्कुल ही वो आश्रम दूर होना चाहिए। जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें। बेखटके यानी कि बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना किसी संकोच के वो आराम से उस आश्रम में रह सकें। अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। आश्रम में सेवा कार्य भी होता है, यानी दूसरों की मदद करने का कार्य। ऐसा आसान आदर्श रखा हो। आदर्श यानी कि वैल्यूज़ और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो। समिति यानी कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। वे आगे लिखते हैं, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी। यानी कि उस आश्रम में जो महिलाएं आएंगी उस सब को काका कालेलकर जी अपनी बहनें मानते हैं। तो वे कह रहे हैं कि इसका भार यानी कि इसको चलाने का जो जिम्मेदारी है वो सारी बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी, यानी कि कोई एक्सपर्ट भी उसमें हो सकता है। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे, यानी कि सिखाएं। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। कुशलता यानी कि एक्सपर्ट और मर्यादा यानी कि लिमिटेशंस। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी, निमित्त मात्र था, सिर्फ वहाँ पर रहना पड़ेगा। यानी कि बाकी सारे काम तो और लेडीज़ करेंगे, बस उनको सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार कर लेना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना, यानी इस पत्र का रिप्लाई करना बहुत सोच समझ कर। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, यानी कि ठंड का मौसम बहुत अच्छा है। फूलों में गुलदाउदी फूल का एक प्रकार है। क्रिजेंथिमम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भरी हूँ और ओठों को सीकर बैठी हूँ। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत। फूलों के बारे में उन्होंने बताया है। गुलाब भी खिलने लगे। कोसमोस के दिन आ गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो आए उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाने यानी कि जहाँ पर वो सोते हैं उसी वहीं आसपास। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हूँ। उत्कटता यानी कि बहुत ही जिज्ञासा से। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी, यानी जो फूल का पौधा सूख गया था उसे बाद में उन्होंने वहाँ से हटा दिया। और यह पहला पत्र समाप्त हुआ। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार का दिन था और दिनांक 21 दिसंबर था। उनका अगला पत्र है।
प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहे ना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बाबूजी कहते हैं, यानी कि गांधी जी कहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी है चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटन को ही रहने दिया है, यानी सिर्फ एक पौधा रहने दिया, बाकी सब उन्होंने हटा दिया। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर, ग्रंथावली से। और यह पत्र समाप्त हुआ। तो इस पत्र के माध्यम से जो उनका सामाजिक लगाव है और प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है वह सब सामने आया। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग।